हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर 2। हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हम आगे बढ़ते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। इसके आगे का हमने लेक्चर 1 में कवर किया था, तो ये हमारा लेक्चर 2 है, संस्थाओं का कामकाज लेक्चर 2। देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि जो आदेश आया था आरक्षण देने का सरकारी नौकरियों में, वो उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर थे कैबिनेट सेक्रेटरी के, कैबिनेट सचिव के। लेकिन हमने पिछली क्लासेस में देखा कि इतने बड़े निर्णय को लेने में काफी सारे संस्था क्या थे, इन्वॉल्व थे, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, इन सब ने ये सारे इन्वॉल्व थे, इन्होंने ये डिसीजन लिया। वो अधिकारी सिर्फ क्या कर रहा है, इस डिसीजंस को लागू कर रहा है, इस निर्णय को लागू कर रहा है। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, वह केवल एक नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था। ये किसके बारे में बात हो रही है? उस अधिकारी के बारे में जिसके हस्ताक्षर थे, जिसे किसी और ने लिया था। ये किया नहीं है, ये लिया था। ठीक है, हमने ये फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वे यह फैसला नहीं कर सकते थे। तो हमने कल ही बात की थी कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री तभी तक रह सकता है, तभी तक फैसले ले सकता है जब तक लोकसभा में उसको बहुमत हासिल हो, और बहुमत का आंकड़ा भारत में लोकसभा के अंदर है 273। चलिए, इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं। तो हमें क्या है लिखा हुआ है, ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारी को इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो रोजमर्रा के फैसले लेते रहते हैं, लेकिन जनता द्वारा दिए गए अधिकार उनके पास नहीं है। जनता द्वारा निर्णय लेने का जो अधिकार है वो नेताओं को मिला हुआ है, अधिकारियों को नहीं मिला हुआ है। अधिकारी सिर्फ नेताओं यानी सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करते हैं। चलिए, तो जो लोग ये काम करते हैं उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। ठीक, यानी कि जो लोग निर्णयों को लागू करते हैं, जो लोग नीतियों को लागू करते हैं, उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। यानी जो सरकार की नीतियां हैं ये उन्हें लागू करते हैं, इसलिए इन्हें कार्यपालक कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से ही होता है। ठीक है, सरकार की जब हम बात करते हैं तो वो कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, संसद में जो निर्णय हुए उसे लागू करेगी। इसलिए कार्यपालिका का मतलब होता है सरकार, हमारे मंत्री जो उस निर्णय को क्या करेंगे, लागू करेंगे। चलिए, इसके बाद है ये नीचे वाला है सेक्शन, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। यानी कि दो भाग हैं कार्यपालिका के, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, देखिए, जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यानी जनता ने जिन्हें एक तय अवधि के लिए चुना है उन्हें कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। राजनीतिक व्यक्ति मतलब है सीधा सीधा आपके नेताजी। ठीक है, तो नेता जो लोग होते हैं उनको राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं, और इन्हें जनता मतदान द्वारा एक खास अवधि के लिए चुनती है, यानी 5 साल के लिए चुनती है, और यही बड़े बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जो दूसरी कार्यपालिका है वो है स्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक, यानी आपके IAS IPS अधिकारी। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं। चलिए, तो लिखा हुआ है क्लियरली कि सरकार पार्टी बदल जाती है लेकिन वो अपने पद पर बने रहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, यानी इन्हें किसके अंदर काम करना होता है, राजनीतिक कार्यपालिका, यानी कि नेताओं के
तहत काम करते हैं, नेताओं के आदेश के अंदर काम करते हैं, ठीक है, और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। तो हम थोड़ा सा इनको अंतर के उसमें देखते हैं, अंतर के उससे, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे आपकी राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, और इधर है आपकी स्थायी कार्यपालिका। तो पहला अंतर यह है कि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, नेता हैं, इनका चुनाव करती है जनता, ठीक है, इनकी अवधि क्या होती है, सीमित होती है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार होता है, यानी जनता की तरफ से ये महत्वपूर्ण क्या लेते हैं, निर्णय लेते हैं, क्योंकि इन्हें ही क्या है, जनता ने चुना है। उसके बाद चुनाव के माध्यम से इन्हें बदला जा सकता है, यानी चुनाव होंगे, जो हो सकता है जो अभी पार्टी है वो हार जाए और दूसरी पार्टी आ जाए, तो इन्हें बदलना क्या है, संभव है, चुनाव के माध्यम से बदलना संभव है। स्थायी में देखते हैं, ये अधिकारी हैं, ठीक है, IAS IPS अधिकारी हैं। दूसरा, इनका चुनाव नहीं होता, इनकी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, एग्जाम पास करते हैं उसके बाद अपॉइंटमेंट हो जाता है। और इनका कार्यकाल जो है वो असीमित है, यानी पार्टी बदल जाए तो इनके कार्यकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चलते रहते हैं जब तक रिटायरमेंट की उम्र नहीं हो जाती। इन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो जो निर्णय लिए गए हैं राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा, निर्णयों को लागू करते हैं ये, ठीक है। और ये तो पता ही है, चुनाव के माध्यम से बदला जा सकता है, इन्हें नहीं बदला जा सकता, ये स्थायी है। और एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जो अंतर है वो ये है कि ये जवाबदेह हैं। राजनीतिक कार्यपालिका जवाबदेह है किसको, जनता को, यानी तुमने 5 साल क्या किया ये जवाब देना पड़ता है राजनीतिक कार्यपालिका को, किसको, जनता को। बट ये जो लोग हैं स्थायी कार्यपालिका, ये जनता को जवाबदेह नहीं है, ये सरकार को जवाबदेह हैं, ये सरकार को जवाब देते हैं, सरकार इनसे सवाल पूछती है कि भैया जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं उन्हें लागू होने में क्या देरी है, किस तरीके से लागू किया जा रहा है। तो ये दोनों में अंतर है, देख लो आप एक बार। देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आप पूछ सकते हैं राजनीतिक कार्यपालिका तो ये समझ में आ गया होगा कि स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर काम करती है, यानी ये राजनीतिक कार्यपालिका को ज्यादा ताकत मिली हुई है, जनता इन्हें चुनती है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों को लागू करते हैं स्थायी कार्यपालिका, और ये जवाबदेह हैं राजनीतिक कार्यपालिका को, और राजनीतिक कार्यपालिका जवाबदेह है किसको, जनता को। तो यहां आप देखते हैं, अब बात ये हो रही है कि भैया राजनीतिक कार्यपालिका को ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार क्यों है। चलिए आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के पास ज्यादा अधिकार हैं, वही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। चलिए, जबकि लिखा हुआ है नौकरशाह यानी अधिकारी, स्थायी कार्यपालिका की बात हो रही है, अधिक शिक्षित होते हैं और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। यानी कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी जानकारी मंत्रियों को या राजनीतिक कार्यपालिका को नहीं होती, लेकिन स्थायी कार्यपालिका अधिकारी उस विषय की जानकारी रखते हैं, फिर भी महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। तो यही बात की जा रही है, ठीक है। लिखा हुआ है वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज्यादा हो सकती है। हो क्या सकती है, होती ही है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। हाँ, ये भी होता है कि मंत्री हैं भैया, ग्रामीण परिवेश से आए हैं, मंत्री बन गए हैं, अब विज्ञान है, रेलवे है, हो सकता है उन्हें जानकारी नहीं हो, बट इन लोगों को ज्यादा जानकारी होती है। किनको, स्थायी कार्यपालिका को। फिर भी
महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं किसको? राजनीतिक कार्यपालिका को। जैसे रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऐसे मंत्रालय होते हैं जिनमें मंत्री को कम जानकारी होती है और अधिकारियों को यानी स्थायी कार्यपालिका को ज्यादा जानकारी रहती है। चलिए देखा, इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर क्या है? लोगों की इच्छा। और मंत्री को चुना गया है, किसने चुना है? जनता ने चुना है। तो इस तरह जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार किसके पास है? राजनीतिक कार्यपालिका के पास है, क्योंकि जनता की इच्छा सर्वोपरि है लोकतंत्र में और जनता ने राजनीतिक कार्यपालिका को चुना है। इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? राजनीतिक कार्यपालिका के पास है। वह अपने फैसलों के नतीजों के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। हमने भी बात की कि राजनीतिक कार्यपालिका जनता को जवाबदेह होती है कि भैया हमने 5 साल के लिए तुम्हें भेजा था चुनकर, चुनाव जिताकर, तुमने क्या किया? तो उन्हें जनता को जवाब देना है। इसलिए सारे फैसले, सारे महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेते हैं? मंत्री लोग, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका लेती है। ठीक है। और जब उन्हें जानकारी नहीं होती किसी विषय की अपने मंत्रालय की, तो वहां हर मंत्रालय में कुछ विशेषज्ञ होते हैं, ये स्थायी कार्यपालिका के भाग होते हैं, इनसे वो लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है, दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है। चलिए, लिखा हुआ है विशेषज्ञ, तो महत्वपूर्ण फैसले लिखा हुआ है विशेषज्ञ नहीं करते। विशेषज्ञ सिर्फ क्या बताते हैं? रास्ता बताते हैं, यानी उन्हें सलाह दे सकते हैं। किसको? राजनीतिक कार्यपालिका को। भाई हो सकता है किसी मिनिस्टर को नहीं पता है कि विदेश मंत्रालय में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो वो विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं, जो स्थायी कार्यपालिका है, उनसे ये जानकारी ले सकता है कि ये मंत्रालय कैसे काम करता है। और लेकिन अंतिम निर्णय किसको लेना है? मंत्री को ही लेना है, यानी राजनीतिक कार्यपालिका को ही लेना है। ठीक है। तो राजनीतिक कार्यपालिका में सबसे प्रमुख जो है वो है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। देखिए, तो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यपालिका है कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री के लिए कोई चुनाव नहीं होता। आप याद रखेंगे, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता। चुनाव होता है लोकसभा सदस्य का या राज्यसभा सदस्य का। प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यह बात आप याद रखना। ठीक है। और उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते, यानी राष्ट्रपति को अच्छा लग रहा है कि इस पर्सन को बना दो तो उसको बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। राष्ट्रपति किन किन को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, ये जरा आप लोग देखिए। इसके अंदर 3 कंडीशन है। पहला तो यह है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। जैसे अभी का एक केस बताते हैं, 2019 लोकसभा के चुनाव हुए, बीजेपी को बहुमत मिल गया, अकेली पार्टी को, तो इसके लीडर मोदी जी क्या बन गए? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुमत मिला हो। अगर किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिले तो क्या होगा? जैसा 2004 में हुआ, किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो उस समय कांग्रेस ने कई सारे दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसे नाम मिला यूपीए। और इस गठबंधन के नेता मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। गठबंधन होता है कि गठबंधन क्या होता है, कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है, बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कुछ पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिला लेती हैं, इसको बोला जाता है गठबंधन। मतलब लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा है 273, तो अब कोई पार्टी है
किसी भी पार्टी को 273 सीटें नहीं मिली तो वो क्या करेगी, वो कुछ पार्टियों के साथ, ऐसी पार्टियों के साथ मिल जाएगी कि जिनको मिलाकर उसको ये नंबर मिल जाए। तो इसको बोला जाता है गठबंधन, जहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 5, 15, 20 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, बहुमत के आंकड़े तक पहुंचती हैं, उसे गठबंधन बोला जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है जिसकी पार्टी को लोकसभा में क्या मिला है, बहुमत मिला है। अगर पार्टी किसी एक अकेली पार्टी को नहीं मिल पाया तो फिर पार्टियों के गठबंधन, ये जैसे यूपीए, इसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए एक तीसरा केस भी है। ना तो किसी पार्टी को गठबंधन मिला, वो ना तो किसी पार्टी को बहुमत मिला, ना ही किसी गठबंधन को बहुमत मिला। तब क्या होता है, तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। यानी ऐसा दल जिसको बहुमत के आंकड़े के पास सीटें मिली हो, मतलब जो लगभग बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकता है, तो उस व्यक्ति को फिर यहां पे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। आप देखिए, इसको मैं ठीक से समझाता हूं आपको। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, भैया पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला। किसी गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिला, तो ये है वो तीसरा केस। अब किसको किया जाएगा, भाई पार्टी को मिल गया तो पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बना देंगे, गठबंधन को बहुमत मिल गया तो गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बना देंगे। अब पार्टी को भी नहीं मिला है, गठबंधन को भी नहीं मिला है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसी पार्टी या ऐसा गठबंधन जो बहुमत के आंकड़े के नजदीक है और राष्ट्रपति को लगता है कि ये क्या करेगा, बहुमत के आंकड़े के लिए जो समर्थन चाहिए वो जुटा लेगा, यानी जितने सदस्यों की जरूरत पड़ रही है बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए, ये इस कंडीशन में राष्ट्रपति इस पार्टी या गठबंधन के नेता को क्या करेंगे, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। ये लिखा हुआ है, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। यानी उनका यह मानना है कि हाँ, ये पार्टी या ये गठबंधन समर्थन जुटा सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है, लेकिन पार्टी चुनाव 5 साल के हुए, लेकिन प्रधानमंत्री 5 साल के लिए फिक्स नहीं है। जब तक तुम्हारे पास लोकसभा में बहुमत है तुम 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने रहोगे, लेकिन 5 साल के बीच में अगर कभी तुम्हारा बहुमत खत्म हो गया, तुम्हारे पास बहुमत नहीं रहा, तो तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, लिखा हुआ है इसका कोई कार्यकाल नहीं है, वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। इसका मतलब यही है, पार्टी या गठबंधन का नेता होने का मतलब यही है कि लोकसभा में जब तक उसके पास बहुमत है वो प्रधानमंत्री रह सकता है। ठीक है, अगर लोकसभा में बहुमत नहीं रहा तो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता, फिर उसे हटना पड़ेगा। चलिए, तो पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया किसको, प्रधानमंत्री को। ठीक है, अब प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री सलाह देगा किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, और ये राष्ट्रपति, आप देखिए, याद रखिए, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं करते। वो शर्त है 3 कि किसी पार्टी को बहुमत मिला उसके नेता को बनाना, नियुक्त करना है, गठबंधन को बहुमत मिला तो गठबंधन के नेता को नियुक्त करना है, दोनों को नहीं मिला तो जो बहुमत के सबसे पास है उस पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, क्योंकि उस कंडीशन में राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है बहुमत जुटा सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत साबित करना होता है कि हाँ, मेरे पास बहुमत है। तो पहले राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। अब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, राष्ट्रपति जी को सलाह दी कि ए व्यक्ति को रक्षा मंत्री बना दो, तो राष्ट्रपति ए व्यक्ति को रक्षा मंत्री क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को बोला कि बी व्यक्ति को आप क्या कर दो, गृह मंत्री बना दो। तो राष्ट्रपति बी व्यक्ति को क्या बना देंगे, गृह मंत्री नियुक्त कर देंगे। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर। मतलब प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार है कि वो जिस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहे बना सकता है, और जो मंत्रालय देना चाहे वो दे सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा, यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात रह गई। ठीक है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये तो आपने देख ही लिया होगा अभी। ठीक है, अमूमन ये मंत्री जो होते हैं वो पार्टी के या गठबंधन के नेता होते हैं। यानी अगर पार्टी को बहुमत मिल गया तो पार्टी के लोग ही क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे, और गठबंधन को बहुमत मिला तो उस गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उन सबके सदस्य क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और लिखी है, प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। यानी जैसे क्रिकेट के अंदर कैप्टन डिसाइड करता है ना कि कौन खेलेगा, कौन ओपनिंग करेगा, कौन बॉल करेगा, ऐसे ही प्रधानमंत्री यहां तय करता है कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा और किस मंत्रालय को संभालेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है। ठीक है, हाँ, वो जिन लोगों को मंत्री बनाना चाहता है वो संसद के क्या होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए, चाहे तो राज्यसभा के सदस्य हो चाहे लोकसभा के। लेकिन कभी कभी वो ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनवा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री उसे भी मंत्री नियुक्त करवा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति को सलाह देकर। लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है। यानी ये बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे मंत्री नियुक्त कर देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तब भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे मंत्री नियुक्त कर देंगे। लेकिन उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में से किसी ना किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। मतलब अगर ए व्यक्ति है, संसद का सदस्य नहीं है, इसे मंत्री बनवा दिया प्रधानमंत्री ने, नियुक्त करवा दिया राष्ट्रपति को बोलकर, तो इस ए पर्सन को, ए व्यक्ति को 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा या राज्यसभा का, अन्यथा यह मंत्री नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी मंत्री को, चाहे वो सदन का सदस्य हो या ना हो, मंत्री बनवा सकता है। लेकिन अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो उसे आने वाले 6 महीनों में लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वो मंत्री नहीं रह पाएगा। अब इन मंत्रियों का जो समूह होता है, 60 से 80 मंत्री होते हैं। इन मंत्रियों के समूह को बोला जाता है मंत्री परिषद। ठीक है, तो भारत के संबंध में यह बात हो रही है कि लगभग केंद्र सरकार में कितने मंत्री होते हैं, 60 से 80। इन 60 से 80 मंत्रियों के समूह को बोला जाता है मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री हैं, कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। तो सीक्वेंस में क्रम से हैं, ये सबसे ताकतवर हैं, ये थोड़े से कम ताकतवर हैं और ये बिल्कुल ही कम ताकतवर हैं। यहाँ यानी यहाँ के मंत्रियों पर ताकत कम होती है, कम पावर रखते हैं, यहाँ पावर थोड़ी बढ़ जाती है और यहाँ पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो देखिए लिखा हुआ है कैबिनेट मंत्री, ये अमूमन वरिष्ठ नेता होते हैं, सीनियर लीडर्स हैं। ठीक है, और इनके मंत्रालय प्रमुख होते हैं, जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं भारत सरकार की, जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे, इस तरह के बड़े बड़े मंत्रालय जो होते हैं कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं, ये वरिष्ठ नेता होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। यानी मंत्री परिषद में होते 60 से 80 मंत्री हैं, लेकिन जब फैसले लेने होते हैं तो किसकी बैठक होती है, कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होती है। तो मंत्री परिषद के नाम पर सारे फैसले कौन लेते हैं, कैबिनेट मंत्री लेते हैं।
और ये शीर्ष समूह है मंत्रियों का, इसमें लगभग कितने मंत्री होते हैं? 25। मतलब बोला जाएगा कि मंत्रिपरिषद का निर्णय है, लेकिन वो निर्णय किसका है? कैबिनेट मंत्रियों का है, क्योंकि इनके मंत्रालय बहुत प्रमुख मंत्रालय होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं। इनके बाद